आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे राज के खुलने से जिसने फैन चांगयू और शिए झेंग के रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया है। फैन चांगयू को अब पता चल चुका है कि जिस आदमी को वह इतने समय से यान झेंग समझती रही, वह असल में कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वुआन का मार्क्वेस शिए झेंग है। और यही सच्चाई अब दोनों के रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। फैन चांगयू गुस्से में शिए झेंग से सवाल करती है कि आखिर उसने उससे इतनी सारी बातें क्यों छिपाई। वह कहती है कि लिनान में भी उसने उससे झूठ बोला और शिविर में भी अपनी असली पहचान छिपाई। यानी शुरुआत से लेकर अब तक वह लगातार उससे झूठ बोलता रहा। शिए झेंग समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि फैन चांगयू युद्ध भूमि में मर सकती है। वह जानता था कि युद्ध कोई खेल नहीं होता। युद्ध भूमि ऐसी जगह है जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन फैन चांगयू के लिए यह बात स्वीकार करना आसान नहीं है। और तभी शिए झेंग अपने दिल की सबसे गहरी बात कह देता है। वह कहता है कि अगर उसे मरना पड़े तो वह मर सकता है, लेकिन फैन चांगयू को हर हाल में जिंदा रहना होगा। अगर वह खुद मर भी गया तो फैन चांगयू चांगनिंग को लेकर कहीं भी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। वह चाहे तो भुने हुए मांस की दुकान खोल सकती है, चाहे तो सूअर पाल सकती है, और भविष्य में अगर उसे कोई अच्छा और शांत स्वभाव वाला विद्वान पसंद आए तो वह उससे शादी करके बच्चे भी पैदा कर सकती है। शिए झेंग जानता है कि अगर वह मर गया तो फैन चांगयू की जिंदगी में वह दोबारा दखल नहीं दे पाएगा। लेकिन जब तक वह जिंदा है, फैन चांगयू हमेशा उसकी रहेगी। यानी एक तरफ शिए झेंग उसे सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में फैन चांगयू को खोने का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर आती है कि मंडी बुरी तरह घायल हो गया है। उसे युद्ध भूमि से शिविर में वापस लाया जाता है और सभी को लगता है कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। लोग बताते हैं कि उसके सीने में तलवार घुस गई थी और बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लेकिन जब चिकित्सक उसकी जांच करती है तो पता चलता है कि मामला उतना गंभीर नहीं है जितना सभी सोच रहे थे। दरअसल तलवार उसके शरीर के अंदर तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि मंडी ने अपनी छाती पर कवच पहन रखा था। यही कवच उसकी जान बचाने का कारण बना। यह वही कवच था जो मंडी की बहन ने उसे दिया था। मंडी को देखकर सभी सैनिक डर गए थे, लेकिन चिकित्सक उन्हें समझाती है कि वह सिर्फ अत्यधिक सदमे में है और उसे आराम की जरूरत है। यह सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन युद्ध भूमि की स्थिति अभी भी बेहद गंभीर है। तभी एक और बड़ी खबर आती है। जनरल शीहू को दुश्मन सेना की एक महिला सैनिक ने मार डाला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस महिला सैनिक के हाथ में कोई बड़ा या विशेष हथियार भी नहीं था। उसने सिर्फ कसाई वाली छुरी से शीहू का सामना किया था। सैनिकों को यकीन ही नहीं होता कि 10,000 सैनिकों के सामने भी टिकने वाला शीहू किसी महिला के हाथों मारा जा सकता है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बताता है कि उसने यह सब अपनी आंखों से देखा है। शीहू की सुनहरी गदा उस महिला ने छीन ली थी और फिर उसने लगातार वार करके शीहू को मार डाला। अब सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, वह महिला आखिर कौन थी? और जल्द ही जवाब सामने आ जाता है। वह महिला थी फैन चांगयू। यानी जिसे लोग सिर्फ एक साधारण कसाई की बेटी समझते थे, वही युद्ध भूमि में ऐसा कारनामा कर चुकी है कि एक बेहद शक्तिशाली जनरल भी उसके सामने टिक नहीं पाया। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन सेना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। यिनझो सेना और जिझो सेना दक्षिण पश्चिम दिशा में इकट्ठा होकर आगे बढ़ रही हैं। अब शिए झेंग की सेना पर 3 तरफ से हमला होने वाला है। ऐसे हालात में शिए झेंग पीछे हटने का फैसला करता है, क्योंकि इस समय उसका मकसद सिर्फ युद्ध जीतना नहीं है, उसे अपने सैनिकों और अपने लोगों को भी बचाना है। इसी दौरान शिए झेंग को पता चलता है शिए जीव घायल है। शिए झेंग चिकित्सक को बुलाने की बात करता है, लेकिन शिए जीव अपनी चोट को मामूली बताकर टाल देता है। शिए झेंग फिर भी उसकी चिंता करता है। शिए जीव मजाक में कहता है कि अगर यहाँ कोई दूसरा चिकित्सक नहीं है तो पशु चिकित्सक को ही बुला लो। लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद एक चाल चलता है। वह शिए जीव से कहता है कि राजकुमारी को जाकर बता दो कि वह बहुत गंभीर रूप से घायल है और उसकी जान खतरे में है। शिए जीव समझ जाता है कि मामला चोट से ज्यादा दिल का है। कुछ ही समय बाद राजकुमारी सच में वहां पहुंच जाती है।
वह घबराकर आती है और शिए झेंग को देखकर समझ जाती है कि उसे यहाँ बुलाने के लिए उसकी चिंता का फायदा उठाया गया था। राजकुमारी नाराज होकर शिए झेंग से पूछती है कि उसने उसे धोखा देकर यहाँ क्यों बुलाया। शिए झेंग सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि राजकुमारी उसकी कितनी चिंता करती है। उधर युद्ध के बीच फैन चांग्यू और शिए झेंग के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। फैन चांग्यू साफ शब्दों में कहती है कि वह वुआन के मारक्विस को यान झेंग की तरह स्मिहान की कर सकती। उसके लिए यान झेंग वह आदमी था जिसके साथ उसने एक साधारण और शांत जिंदगी की कल्पना की थी, लेकिन अब उसे पता है कि यान झेंग असल में शिए झेंग है, एक ऐसा आदमी जो एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से आता है। फैन चांग्यू को डर है कि अगर वुआन के मारक्विस ने एक साधारण महिला कसाई से शादी कर ली तो पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी। लेकिन शिए झेंग की सोच बिल्कुल अलग है। वह कहता है कि उसे दुनिया की राय की कोई परवाह नहीं है। वह खुद तय करेगा कि उसे किससे शादी करनी है, और फैन चांग्यू उसके लिए सिर्फ एक महिला कसाई नहीं है, वह एक ऐसी वीरांगना है जिसने युद्ध भूमि में अपनी बहादुरी साबित की है। अगर फैन चांग्यू को दुनिया की बातें परेशान करती हैं, तो शिए झेंग उसके लिए सम्राट से आधिकारिक विवाह की अनुमति तक लेने के लिए तैयार है। वह चाहता है कि फैन चांग्यू उसकी पत्नी बने और पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ उसके साथ रहे। इसके बाद शिए झेंग पहली बार फैन चांग्यू के सामने अपनी असली पहचान पूरी तरह स्वीकार करता है। उसका नाम शिए झेंग है। उसका शिष्ट नाम जीवहेंग है। वह सेना में सेवा करता है। वह राजधानी से है और उसे वुआन के मारक्विस की उपाधि मिली हुई है। इसके बाद वह पूरे दिल से फैन चांग्यू से विवाह के कहता है। यह पल कहानी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक बन जाता है, क्योंकि जिस आदमी ने कभी अपनी पहचान छिपाई थी वही अब फैन चांग्यू के सामने बिना किसी पर्दे के खड़ा है। लेकिन फैन चांग्यू तुरंत हाँ नहीं कहती। उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। और तभी कहानी एक नए राजनीतिक मोड़ पर पहुंचती है। शिए झेंग के पुराने गुरु को पता चलता है कि जनरल शीहू को उसकी पत्नी ने मारा है। वह हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर वह पत्नी कौन है। जब उन्हें पता चलता है कि वह शिए झेंग की पत्नी है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि शिए झेंग ने तो कभी शादी ना करने की बात कही थी। शिए झेंग बताता है कि यह शादी उसके जीवन के कठिन समय में हुई थी। लेकिन जब उसके गुरु को पता चलता है कि उसकी पत्नी का नाम फैन चांग्यू है और उसकी उम्र केवल 19 साल है, तो वह और भी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वह समझ जाते हैं कि शिए झेंग की पत्नी वही फैन चांग्यू है जिसे वह अपनी आधी शिष्या मानते हैं। यानी फैन चांग्यू सिर्फ शिए झेंग की पत्नी नहीं है, वह अपने गुरु की नजर में एक असाधारण युद्धकला प्रतिभा भी है। अब कहानी के पीछे छिपा बड़ा राजनीतिक खेल सामने आने लगता है। महागुरु और शिए झेंग की बातचीत से पता चलता है कि लॉर्ड चांगशिन ने युद्ध में अपना एक बेहद शक्तिशाली जनरल शीहू खो दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है कि शी युए ने सुई युआन छिंग को बचा लिया है। इसका मतलब है कि दुश्मन अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ शाही दरबार में ली परिवार और वई यान के बीच सत्ता की लड़ाई चल रही है। महागुरु समझाते हैं कि इस समय सीधे युद्ध में उतरने के बजाय दूसरों को आपस में लड़ने देना ज्यादा समझदारी हो सकती है, क्योंकि अगर शिए झेंग हर युद्ध जीतता रहा तो उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी कि राजधानी में बैठे लोग उससे डरने लगेंगे। इसलिए कभी कभी पीछे हटना भी रणनीति का हिस्सा होता है। इसी बातचीत में सुई युआन हुआई का नाम सामने आता है। वह लॉर्ड चांगशिन का बड़ा बेटा है और उसके बारे में शक है कि उसके ली परिवार के साथ गुप्त संबंध हैं। इसके बाद कहानी 16 साल पुराने पूर्वी महल की आग की तरफ जाती है। उस आग में युवराज की पत्नी और उसका बेटा मारे गए थे। उस समय लॉर्ड चांगशिन की पत्नी अपने बड़े बेटे के साथ पूर्वी महल में मौजूद थी। उसका बेटा भी उस आग में इतनी बुरी तरह जल गया था कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। इस घटना ने लॉर्ड चांगशिन के अंदर शाही दरबार के खिलाफ गहरी नफरत पैदा कर दी। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने आता है, झाओ शुन। झाओ शुन के पास पूर्वी महल की मोहर होने की बात सामने आती है। इसलिए शिए झेंग आदेश देता है कि झाओ शुन को सुई युआन हुआई से पहले खोजा जाए।
क्योंकि 16 साल पहले लगी उस आग के पीछे छिपा सच अब शायद सामने आने वाला है। और यही कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। शिए झेंग अपने गुरु से अपनी पत्नी फैन चांगयू के बारे में बात करता है। वह कहता है कि फैन चांगयू को ऊंचे पद या धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, वह सामान्य जीवन को ऊंचे पद देती है। एक कटोरी खाना उसके लिए किसी बड़े सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसे कुछ भुने हुए मुर्गे दे दिए जाएं, तो वह दुनिया की सबसे खुश इंसान बन सकती है। वह मेहनत से नहीं डरती और हमेशा हंसती रहती है। यह सुनकर उसके गुरु को एहसास होता है कि शिए झेंग जिस महिला की बात कर रहा है और जिस फैन चांगयू को वह जानता है, दोनों एक ही हैं। शिए झेंग फिर अपने गुरु से एक खास मदद मांगता है। वह चाहता है कि उसके गुरु फैन चांगयू को अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर ले। इसका मकसद सिर्फ फैन चांगयू को ऊंचा दर्जा देना नहीं है। शिए झेंग चाहता है कि लोग उसके परिवार और जन्म को लेकर फैन चांगयू का अपमान ना कर सके। लेकिन वह यह भी साफ कहता है कि अगर फैन चांगयू इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहती और एक सामान्य इंसान की तरह रहना चाहती है, तो वह उसके फैसले का सम्मान करेगा। लेकिन अगर वह उसके साथ रहने का फैसला करती है, तो शिए झेंग वादा करता है कि वह उसे दोबारा कभी तकलीफ होने देगा। अब रात का समय है। शिविर में बाकी लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैन चांगयू की आंखों के सामने युद्ध भूमि के दृश्य घूम रहे हैं। उसने पहली बार इतने सारे मृत शरीर देखे हैं। उसका दिल भारी है और उसे नींद नहीं आ रही। तभी उसकी मुलाकात शिए झेंग से होती है। शिए झेंग भी बताता है कि पहली बार युद्ध में जाने के बाद वह पूरी रात सो नहीं पाया था। उसे डरावने सपने आते थे, लेकिन दूसरी बार उसने उससे भी ज्यादा लोगों को मारा और उस रात भी वह सो नहीं पाया। फिर उसने एक तरीका निकाला। वह पूरी रात किसी जगह जाकर मछली पकड़ता रहा। इतना थक गया कि शिविर में लौटते ही सो गया। उसके बाद उसे कभी डरावने सपने नहीं आए। फैन चांगयू की बेचैनी देखकर शिए झेंग उसे थोड़ा अभ्यास युद्ध करने के लिए कहता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से लड़ने का अभ्यास करते हैं, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह दोनों के बीच भरोसा वापस आने की शुरुआत भी है। शिए झेंग फैन चांगयू को उसकी युद्ध तकनीक सुधारने की सलाह देता है। वह कहता है कि फैन चांगयू ताकतवर जरूर है, लेकिन उसकी चालें बहुत भारी हैं। अगर वह कम ताकत और ज्यादा गति और कौशल का इस्तेमाल करे, तो वह और भी खतरनाक योद्धा बन सकती है। फैन चांगयू दोबारा कोशिश करती है और इस बार वह शिए झेंग को फिर से चुनौती देती है। यानी दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी है। इसके बाद माहौल अचानक बदल जाता है। शिए झेंग फैन चांगयू के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। उसने अलग अलग फलों से एक खास स्वाद तैयार किया है। फैन चांगयू हैरान होती है कि शिए झेंग ने उसके लिए इतना कुछ किया। वह उसे रोकती है और कहती है कि वह वुआन का मार्क्विस है और उसे अपने बराबर की किसी महिला से शादी करनी चाहिए। लेकिन शिए झेंग का जवाब बहुत सीधा है। वह कहता है कि फैन चांगयू उसकी नजर में दुनिया की सबसे अच्छी महिला है और वह सिर्फ उसी को चाहता है। फैन चांगयू फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे ऐसी पत्नी ढूंढनी चाहिए जिसका परिवार और सामाजिक हैसियत उसके बराबर हो। लेकिन शिए झेंग कहता है कि वह अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से नहीं जी सकता। वह वुआन का मार्क्विस अपनी सैन्य उपलब्धियों के कारण बना है, लोगों की प्रशंसा के कारण नहीं। अगर उसे अपनी पत्नी चुनने के लिए पूरी दुनिया की मंजूरी चाहिए, तो फिर उसकी अपनी ताकत और आजादी का मतलब ही क्या है। इसके बाद शिए झेंग पहली बार अपने दिल का सबसे गहरा डर फैन चांगयू के सामने रखता है। वह कहता है कि उसने कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। उसने अपने आसपास अलग अलग तरह के रिश्ते देखे थे। वह अपने चाचा की तरह कठोर नहीं बनना चाहता था और अपनी माँ की तरह पूरी तरह किसी के लिए समर्पित हो जाना भी उसने कभी नहीं चाहा। उसका जन्म युद्ध भूमि में हुआ था और उसे हमेशा लगता था कि उसकी मौत भी युद्ध भूमि में ही होगी। इसीलिए वह कभी किसी महिला को अपनी पत्नी बनाकर उसे विधवा नहीं करना चाहता था। लेकिन फैन चांगयू से मिलने के बाद सब बदल गया। अब पहली बार शिए झेंग को मरने से डर लगने लगा है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कोई है और वह कोई है फैन चांगयू। इसके बाद शिए झेंग फैन चांगयू से पूछता है कि जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा तो वह क्या करना चाहती है।
फैन चांगयू का सपना बहुत साधारण है, लेकिन दिल को छू लेने वाला है। वह चांगनिंग के साथ कियान और बाओर को ढूंढना चाहती है। वह मिस्टर झाओ, जिन युआन बाओ और उन सभी गांव वालों को भी वापस लाना चाहती है जो लिनान से बिछड़कर अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। उसका सपना कोई राजमहल नहीं है, वह बस अपना घर वापस चाहती है। वह चाहती है कि लिनान फिर से बनाया जाए, ईंट दर ईंट, अपने हाथों से। शिए झेंग उसकी इस इच्छा को सुनकर कहता है कि वह भी उसके साथ लिनान वापस जाएगा। वह उत्तर पश्चिम का शासन संभालने की इच्छा जताता है ताकि राजधानी की राजनीति से दूर रह सके, और फिर दोनों मिलकर लिनान को दोबारा बसाने का सपना देखते हैं। यह सुनकर फैन चांगयू को पहली बार एहसास होता है कि शायद शिए झेंग का प्यार सिर्फ शब्द नहीं है, वह सच में उसके साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहता है। शिए झेंग फिर लिनान में बिताए उन दिनों को याद करता है। सुबह फैन चांगयू के सुअर काटने की आवाज, चांगनिंग और मिस्टर झाओ के साथ समय बिताना, शतरंज खेलना, बर्फ के पुतले बनाना। दोपहर में फैन चांगयू के बनाए सुअर की आंतों वाले नूडल्स खाना, मिसेज झाओ की गांव की बातें सुनना, और रात में फैन चांगयू के साथ बैठकर पढ़ाई करना। शिए झेंग कहता है कि उसकी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन वही थे। यानी इतने बड़े मारक क्विज के लिए असली खुशी ना तो सत्ता में थी और ना ही सम्मान में। उसकी असली खुशी उस छोटे से घर में थी जहां फैन चांगयू उसके साथ थी। इसी भावुक पल में फैन चांगयू देखती है कि शिए झेंग उसका हाथ बहुत कसकर पकड़े हुए है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अगर वह इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ेगा तो उसका घाव फिर से खुल सकता है। शिए झेंग मुस्कुराकर कहता है कि उसे अपनी चोट से ज्यादा डर इस बात का है कि फैन चांगयू उसे फिर से मार देगी। फैन चांगयू उसे याद दिलाती है कि उसने उसे अचानक चूम लिया था। शिए झेंग वादा करता है कि अगर वह उसे नहीं मारेगी तो वह आगे से उसे बिना वजह अचानक नहीं चूमेगा। और आखिरकार फैन चांगयू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, राजनीतिक साजिशें अभी बाकी है। सुई युआन हुआई झाओ शुन और पूर्वी महल की आग का रहस्य अभी सामने आना बाकी है। लेकिन फैन चांगयू और शिए झेंग के बीच जो गलतफहमी थी उसमें पहली बार दरार पड़ चुकी है। एक तरफ फैन चांगयू अपने अतीत और अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित है, दूसरी तरफ शिए झेंग उसे यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसके लिए उसका जन्म, परिवार या सामाजिक हैसियत मायने नहीं रखती। उसके लिए फैन चांगयू वही लड़की है जिसे उसने लिनान में जाना था, वही लड़की जो अपने हाथों से मेहनत करती है, वही लड़की जो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी खतरे में कूद जाती है, और वही लड़की जिसने युद्ध भूमि में शी हू जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी हरा दिया। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि फैन चांगयू शिए झेंग को माफ करेगी या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या दोनों युद्ध, राजनीति और पुराने राजों से बचकर एक साथ अपना वह छोटा सा सपना पूरा कर पाएंगे? क्या लिनान फिर से बस पाएगा? क्या झाओ शुन के पास मौजूद पूर्वी महल की मुहर 16 साल पुराने रहस्य का सच सामने लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फैन चांगयू आखिरकार शिए झेंग को वुआन के मारक्विस के रूप में नहीं बल्कि उसी यान झेंग के रूप में स्वीकार कर पाएगी जिसे वह अपने दिल से चाहती है? यही सवाल इस कहानी को अगले अध्याय की ओर लेकर जाता है।